और डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि यहाँ पे वो जो रिपेयर करता है वो गॉड मेड जो मतलब के क्रिएशंस है उसको रिपेयर करता है। इंडिया के बाहर क्या ऑप्शन है और कैसी तालीम होती है मुल्क के बाहर तो ज़रा? नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा लोग रशिया जाते हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो बांग्लादेश और नेपाल ये दो अच्छा। कंट्री ऐसी है कि वो सेम करिकुलम फॉलो करते हैं जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मुस्लिम गर्ल्स के लिए या मुसलमान लड़कों के लिए तो उनके लिए कहाँ का माहौल ज़्यादा बेहतर है? तो वो होगा बांग्लादेश। जो हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का, वही कल्चर वही वहाँ कल्चर वहाँ पे है। जो कोर्स 6 साल में कंप्लीट हो रहा था वो अब 7 साल में होगा। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। नीट का रिज़ल्ट आज आ गया है और इन दिनों हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि मेडिकल के फील्ड में अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा मौक़े हैं और यही वजह है कि पिछले कई सालों से 23 लाख 24 लाख स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। उनमें से आधे क्वालिफ़ाई करते हैं, आधे क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। तकरीबन 11-12 लाख क्वालिफ़ाई कर भी लेते हैं। लेकिन दूसरा मसला ये होता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 1 से 1.5 लाख को ही एडमिशन मिल पाता है क्योंकि सरकारी सीटें काफ़ी कम हैं। बकिया लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है, उनका नंबर इतना नहीं होता या सरकार के पास उतनी सीट नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री लेना, वहाँ एडमिशन कराना। और भारत में मेडिकल की तालीम सबसे ज़्यादा महंगी है। किसी भी भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम से कम 60 लाख 70 लाख फीस देना होता है। इसके अलावा भी दूसरे अखराजात होते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आसान नहीं है अपने लाल को, जिगर के टुकड़े को डॉक्टर बनाना। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हर एक शहरी का ख्वाब है अपने बेटे को डॉक्टर बनाना। हिंदुस्तान में तालीम के मैदान में बेदारी आई है, तरक्की हुई है, माहौल बदला है। पहले के लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए फैक्ट्री में, कारखाने में भेज देते थे, लेकिन आज का दौर यह है कि बाप भले ही लेबर वर्क कर रहा हो, कारखाने में, फैक्ट्री में काम कर रहा हो, लेकिन वो अपने बेटे को अब पढ़ा रहे हैं, नीट की तैयारी करवा रहे हैं, कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, पटना भेजते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने और सरकारी सीट नहीं मिल पाती है। इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज महंगा है। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप देश से बाहर मेडिकल की तालीम के लिए, एमबीबीएस की डिग्री के लिए भेज सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि जो अब्रॉड मेडिकल होता है, अब्रॉड एमबीबीएस है, वहाँ कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस देश में ज़्यादा अच्छी तालीम होती है या आपके लिए कौन सा देश सूटेबल है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए, डिस्कशन के लिए मौजूद हैं आले नबी साहब। आपका मेडिकल के मैदान में लंबा तजर्बा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप बाहर के देशों में एमबीबीएस की डिग्री के लिए भेजते भी हैं, उनका एडमिशन भी कराते हैं और आप एक कंसल्टेंसी ग्रुप भी रन करते हैं जिसका नाम है एडहॉक वर्ल्ड वाइड। तो इन्होंने आज हमारी दावत कबूल की है और वो हमारे साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि अगर आप भारत में मेडिकल की तालीम हासिल नहीं कर रहे तो आपके पास ऑप्शन कहाँ हैं। आले नबी साहब, आपका मिला टाइम्स में वेलकम है, खुशामदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि मेडिकल की तालीम में आजकल के स्टूडेंट्स का इतना रुझान क्यों है? क्यों पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने? ऐसी क्या खूबी है? देखिए, इसके बारे में अगर बात की जाए तो कोई और भी प्रोफेशन है जैसे इंजीनियरिंग है या कुछ भी है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं या रिपेयर करते हैं, वो मैन मेड चीज़ों को रिपेयर करते हैं। और डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि यहाँ पे वो जो रिपेयर करता है वो गॉड मेड जो मतलब के क्रिएशंस है उसको रिपेयर करता है। तो इसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। और अगर आप गांव में चले जाए, देहात में चले जाए, रूरल एरियाज़ में चले जाए, तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि एमबीबीएस डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। प्रैक्टिशनर ही मिलते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों को सही सर्विस नहीं मिल पाता है, सही इलाज नहीं हो पाता है। बहुत सारे इलाकों में झोला छाप डॉक्टर हैं पुराने ज़माने के, हालांकि अच्छे होते हैं वो। नहीं, ये आप कह सकते हैं और लेकिन अच्छे होते हैं, मतलब एक लफ्ज़ अच्छे है। होते हैं। देखिए, हाँ, वही काम आते हैं। उनका रोल इतना बड़ा है कि अगर वो ना हो जी। तो शायद कितने लोग मतलब अपनी जान गंवा बैठे। नहीं, बड़ा रोल होता है उनका। एक जुमला कहा जाता है, मैंने कह दिया, लेकिन मैंने हक़ारत की नज़र से नहीं कहा। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आले नबी साहब आपसे
कि इंडिया में तालीम महंगी, आप जानते हैं, सब जानते हैं, तो बिल्कुल। इंडिया के बाहर क्या ऑप्शन है और कैसी तालीम होती है मुल्क के बाहर, ज़रा सा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, इंडिया के बाहर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे हिंदुस्तान के बच्चे जाते हैं और वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन हासिल करते हैं। ख़ास तौर से अगर अपने पड़ोसी मुल्कों में देखा जाए जी। तो नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा लोग रशिया जाते हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, इजिप्ट, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इतने सारे ममालिक में कौन सा देश बेहतर है, क्या सजेस्ट करेंगे आप स्टूडेंट्स को, उनको कहाँ जाना चाहिए? देखिए, बेहतर सभी जगह मतलब कि तालीम अच्छी है, बशर्ते कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो मतलब कैसी है। हर जगह पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कहीं भी जाएंगे तालीम अच्छी है, लेकिन यही है कि वो जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो NMC अप्रूव्ड होना चाहिए, WHO रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो मतलब कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ होगा ना कि कोई ऐसा देश है जहाँ के कॉलेज का, जहाँ की यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, निसाब तालीम है, वो इंडिया से मिलता जुलता है, बिल्कुल। उनको लगेगा कि हम अपने मुल्क में पढ़ रहे हैं और कम बिल्कुल। बजट में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो कोई देश होगा, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो बांग्लादेश और नेपाल, ये दो कंट्री ऐसी है कि वो सेम करिकुलम फॉलो करते हैं जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये दो कंट्रीज़ जो है वो ऐसे हैं कि अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि इंडिया में जो करिकुलम है वो 100% कौन सी कंट्री फॉलो करती है, तो उसका आंसर सिंपल है कि बांग्लादेश और नेपाल। मैं जहाँ तक देखता हूँ और मैंने रिसर्च भी किया, तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं MBBS के, तो सबसे ज़्यादा उनको इस बात की टेंशन होती है कि इंडिया जाने के बाद एक और एग्ज़ाम हमें देना होगा। नीट का एग्ज़ाम दे करके तो वो क्वालिफाई करते हैं कि आप MBBS की डिग्री ले सकते हैं, फिर दोबारा एक और एग्ज़ाम उन्हें देना पड़ता है FMG का, तभी वो कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है। तो कहाँ तालीम हासिल करने के बाद मेडिकल टेस्ट निकालना इजी रहता है और किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सम साहब, अगर डाटा उठा करके देखेंगे तो सभी मुल्क जो मैंने लिस्ट बताया, सभी जगह से पढ़ाई करने के बाद बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, FMG एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। कैसा होता है कि जैसे किसी साल में किसी कंट्री का फिगर मतलब कि थोड़ा हाई चला गया, किसी का लो चला गया, फिर वो नेक्स्ट ईयर दूसरे कंट्री का हाई चला गया, किसी का लो चला गया। तो ये कंट्री और कॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, बशर्ते कि जब उनका एडमिशन होता है उसी वक्त से बच्चा इस बात के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड रहे कि मुझे अपनी तालीम पूरी करने के बाद FMG का एग्ज़ाम देना है और उसके लिए शुरू से तैयारी जारी रखें। अच्छा, ये जो उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है या दूसरे ममालिक है रशिया के, तो वहाँ कैसी तालीम होती है? कई मरतबा ख़बरें भी आती है कि वहाँ के कुछ कॉलेजेस बैन हो गए हैं या सिलेबस उनका सही नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन अगर देखा जाए तो रशिया के लोगों ने सन 1707 से मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन पढ़ना शुरू कर दिया, और इंडिया की बात करें तो हमने जो पढ़ना शुरू किया है वो 1835 से शुरू किया है। अच्छा। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन जो है हमसे लगभग 125 साल पुराना उनका रशिया का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे तो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है ये देखिए, क्योंकि सारे बिजनेस में, सारे मतलब के जो फील्ड हैं उसमें हर तरह के लोग होते हैं, बिजनेसमैन माइंडेड होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे एक दुकान ऐसी मतलब के खोल करके रखे हैं मेडिकल कॉलेज के नाम पे, मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम पे, कि जिनका अप्रूवल नहीं होता है, और उसको कई लोग गलती से या जानबूझ करके इंडिया में प्रमोट करते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के बच्चे जो है उनके झांसे का शिकार हो जाते हैं। तो जैसे उज़्बेकिस्तान के बारे में मैं सुना कि वहाँ कुछ यूनिवर्सिटी बैन हो गई है, कज़ाकिस्तान के बारे में भी सच है क्या खबर? या देखिए, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उज़्बेकिस्तान की बात करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी बैन हुई है, ऐसा नहीं है। अच्छा। 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़, जिसमें समरकंद स्टेट, ताशकंद स्टेट और बुखारा स्टेट, 3 यूनिवर्सिटीज़ इस साल एडमिशन मतलब कि नहीं लेगी। वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको
मना किया है कि आप 2026 इंटेक में आप दाखला नहीं लेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने इंटेक बहुत ज़्यादा ले लिया। अच्छा। उनकी जितनी कैपेसिटी थी उससे उससे ज़्यादा ज़्यादा ले लिया। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सेम है, जो नंबर ऑफ फैकल्टीज़ है वो सेम है, सारे रिसोर्सेज सेम है, बच्चे ज़्यादा वहाँ पे पहुँच गए, जिसकी वजह से ओवर क्राउड हो गया है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप इस बार एडमिशन नहीं लेंगे। बाकी इन यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा नहीं है कि एनएमसी ने जो है उसको इनवैलिड कर दिया है या WHO ने इनवैलिड कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले सालों में फिर से वो एडमिशन लें और लेंगे ही। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जितने ममालिक आपने बताए उनमें लड़कियों के लिए कौन सा देश ज़्यादा सेफ है, बेहतर है? देखिए, जितने भी ममालिक मैंने बताया सभी जगह पे लड़कों का और लड़कियों का हॉस्टल बिल्कुल सेपरेट होता है। सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे CCTV कैमरा होता है, 24 आवर्स वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और विदाउट परमिशन कोई भी बच्चा या बच्ची हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। उनको रिटर्न में परमिशन लेना होगा कि मुझे 1 घंटे के लिए जाना है या 4 घंटे के लिए जाना है, और जेन्युइन रीज़न बताना होगा। तो ये है पूरी फैसिलिटी। ये पूरी फैसिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम गर्ल्स के लिए या मुसलमान लड़कों के लिए, तो उनके लिए कहाँ का माहौल ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि रशिया के बारे में आता है कि वहाँ यूरोपियन कल्चर है, माहौल उतना अच्छा शायद ना होता हो। जी शम्स साहब, आपने जैसा कि पूछा है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए कौन सा कंट्री देश ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेफ है, अगर 1 लाइन में आंसर मैं दूं तो वो होगा बांग्लादेश। अच्छा, क्यों? लेकिन 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 दूसरे ममालिक जो हैं, हाँ। रशिया है, जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इजिप्ट है ना। ईरान में अभी तो खैर मतलब थोड़ा सा जंग का माहौल है, तो ईरान के बारे में आप खूब जानते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा सेफ्टी है। तो इन सब मतलब के कंट्रीज़ में सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। बांग्लादेश क्या है कि वहाँ पे एक कल्चर मिल जाता है कि जो हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का, वही कल्चर वहाँ पे है। दूसरी चीज़ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब कोई एजुकेशन में अपनी बच्चियों को भेजना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों का अभी सोच ऐसा है। तो बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज ऐसा है जहाँ जो सिर्फ एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए है, जहाँ पे सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती है। कोई एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल कोई एजुकेशन नहीं है 6 मेडिकल कॉलेजेस में। क्लास में सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश, अदरवाइज जितनी भी कंट्रीज हैं सभी सेफ हैं। सस्ता कहाँ है ज़्यादा? कहाँ कम पैसे में डॉक्टर बन जाते हैं इंसान? देखिए, कम पैसे की बात करेंगे तो वो पर्सन टू पर्सन वो वैरी करता है। अच्छा। हमारी नज़र में मतलब कि एक एक्स अमाउंट जो है कम हो सकता है, आपकी नज़र में वाई अमाउंट कम हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं मतलब कंट्री वाइज थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि किस कंट्री में कितना पैसा लगेगा, तो अगर इंडिया से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपना जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो 50-52 लाख से स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूरे 5 साल के कोर्स का। ठीक है, कुछ कॉलेजेस का जो है 55 है, कुछ का जो है 60 है ना। दूसरा अगर कंट्री लेते हैं हम तो वो है बांग्लादेश में जो फ़ी है वो $33,000 लगभग 31 लाख रुपये से शुरू हो जाता है। और ये जो मतलब रकम अमाउंट मैं बता रहा हूँ ये पूरे 5 साल के कोर्स का है। और बांग्लादेश में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसमें मतलब लॉजिंग और फूडिंग इंक्लूड है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। अब बात करते हैं हम जॉर्जिया की। जॉर्जिया में पूरा कोर्स इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग बात करेंगे तो वो लगभग 40 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं रशिया जाएंगे तो वहाँ टोटल खर्च की मैं बात कर रहा हूँ 25 लाख से लेकर के और 50-60 लाख तक के यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे अपनी हैसियत के हिसाब से जो अपना पॉकेट अलाउ करता है, अपना बजट अलाउ करता है, उसके हिसाब से आज़ादी है कि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ये भी लगभग रसिया के बराबर ही फ़ी है वहाँ का, और वहाँ पे खर्च लगभग बराबर ही होता है। बराबर ही। अली नबी साहब, ये बताइए इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाने की आखिर ज़रूरत क्या है? जो आपने फ़ीस बताई है क्या इंडिया में इतने में नहीं हो सकता है?
देखिए, इंडिया में ज़रूरत की बात अगर करेंगे, जो नीट की बात करते हैं, तो उसके डिफरेंट मतलब के एंगल्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने इंटरव्यू के शुरू में ही एक बात कही कि यहाँ पे 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख बच्चे अपेयर होते हैं नीट में, और उसमें मतलब कि अप्रॉक्स 50% बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे बच्चे का मार्क्स 350 आया, एडमिशन नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। हाँ। एडमिशन नहीं हो पाया, नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो कि ये मतलब कि बिल्कुल गलत है। अगर सन 2025 की बात करें, जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स था वो 144 था। 144 मेंस के जिस बच्चे ने ये मार्क्स गेन कर लिया, उसको एनटीए ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बात मैं दोहरा रहा हूँ आपकी ही बातों को, जो आपने मतलब कि शुरुआत में कहा है, और उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो कमोबेश 1,40,000 सीट है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूड करके। यहाँ पे 1,40,000 बच्चों ने मान लिया कि एडमिशन ले लिया, और 11 साढ़े 11 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये 10 लाख जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके पास 2-3 ऑप्शन बचता है कि या तो वो अपना ड्रीम जो है उसको ड्रॉप कर दें, अपने ख्वाब को ख्वाब ही रहने दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपना फील्ड चेंज कर ले, जैसे मेडिकल फील्ड में ही वो BMS, BUMS, है ना, BHMS, इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले ले, नर्सिंग में ले ले, या पैरामेडिकल की किसी कोर्स में ले ले। लेकिन अगर मतलब सारे के सारे बच्चे उसी तरफ चले गए तो फिर हमारे कंट्री में तो डॉक्टर की क्राइसिस ऑलरेडी है, और वो क्राइसिस और बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ पे ज़रूरत है और सपने को पूरा करना है, इसकी वजह से बच्चे जाते हैं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात करते हैं, ठीक है, वो हर जगह पे लगभग एक जैसा है। अब फ़र्क कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्क क्या है डिजीज़ का, ठीक है। आपने एक बात की कि रशिया में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, या कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका FMG नहीं निकल पाता है, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो डिजीज़ अलग है, ठीक है। हमारे यहाँ पे डेंगू है जी, मलेरिया है, TB है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये बीमारियाँ नहीं, ये मर्ज है ही नहीं, ये मर्ज है ही नहीं। अब वो बच्चे वहाँ पे जब पढ़ाई किए और प्रैक्टिकल की में हॉस्पिटल में गए, है ना, सीनियर डॉक्टर्स के अंडर में उन्होंने जब प्रैक्टिस किया, तो उनके सामने ऐसे केसेस आए ही नहीं। यहाँ पे जो NTA FMG के एग्ज़ाम में जो सवालात आएंगे, वो तो उन बीमारियों से रिलेटेड भी आएगा जो यहाँ है। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन करके एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन जो है वो हर कंट्री का अलग, उनके सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे एक एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारी बीमारी में डॉक्टर्स हमको सलाह देते हैं कि आप ये वाला एंटीबायोटिक लीजिए या वो वाला लीजिए, ये हर कंट्री में है। लेकिन उसका गाइडलाइन हर कंट्री का अपना अपना अलग है, ठीक है। जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होगी, या फिर कोई ऐसा शख्स हो कि जो उसको पहले से गाइड करे कि बेटा आपको मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस सब्जेक्ट में आप वहाँ की चीज़ें तो पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा यहाँ का भी पढ़ो। जैसे 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट आ गया उसके पास, जो वहाँ पे भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन करिकुलम में डिफरेंस है। तो थोड़ा सा जो है रोज़ आधा घंटा 1 घंटा अगर बच्चा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि मुझे FMG में जाकर के अपेयर होना है और उसको क्वालिफाई करना है, तो मैं गारंटी देता हूँ सेकेंड अटैम्प्ट छोड़ दीजिए आप, फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि FMG का जो एग्ज़ाम है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अच्छा आला नबी साहब, अभी रिसेंटली मैं कहीं देख रहा था कि कज़ाकिस्तान में कुछ रूल चेंज हुआ है, तो क्या आपको है अंदाज़ा क्या चेंज हुआ? क्योंकि वहाँ भी काफ़ी इंडियंस जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जहाँ भी पढ़ा हो या देखा हो तो ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या जॉर्जिया में देखेंगे तो वहाँ पे जो है 5+6 5 साल और +1 साल 6 साल का MBBS है। पिछले साल तक जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनके लिए ड्यूरेशन सेम है। अच्छा, लेकिन इस बार जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसके लिए ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। क्या? 5+2 जो कोर्स 6 साल में कंप्लीट हो रहा था
वो अब 7 साल में होगा। ये एक चेंज। दूसरा ये है कि पहले ये था कि आपने +2 किया हुआ है, नीट क्वालिफाई किया हुआ है, आइए और एडमिशन लीजिए। लेकिन इस बार कजाकिस्तान में एक रूल ये चेंज हुआ है कि आप एडमिशन लेंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए, जैसे आइल्स, टफेल, डुओलिंगुआ। अच्छा, तो ये 2 जो Change रूल्स हुआ। हैं वो मतलब तो कजाकिस्तान काफी में कम इस हो साल, जाएंगे स्टूडेंट्स उनके, कजाकिस्तान वालों के। नहीं, इसको भी देखने का 2 और एंगल स्टूडेंट्स है। के लिए भी एक अच्छी रहनुमाई है, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे। तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि कजाकिस्तान ने 2 रूल चेंज कर दिया है। 6 साल का कोर्स अब 7 साल में होगा, बिल्कुल। और इंग्लिश का जो टेस्ट है वो ज़रूरी है। जी जी जी। ये रूल चेंज होने से सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को परेशानी होगी, इसका दूसरा एंगल ये है कि बच्चों के अंदर बेदारी आएगी। जी। हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज भी जो मतलब कि बच्चे अभी 9th में है, 10th में है, 11th में है, हाँ। या अगले साल 12th करने वाले हैं, जी। है ना, उन बच्चों के जहन में ये बात आएगा कि अभी कजाकिस्तान ने किया है, हो सकता है कि कल के रशिया भी कर दे, है ना, अदर मतलब कंट्रीज भी कर दे। तो वो अभी कम से कम एक ज़बान जो मतलब कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है और उसको कहते हैं कामयाबी का सर्टिफिकेट माना जाता है, उस पर बच्चे फोकस हो जाएंगे। तो इसका एक जो है मतलब वो पहलू भी है कि इससे बच्चों को फ़ायदा होगा, आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। किर्गिस्तान के बारे में भी खबर आई कि वहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का लाइसेंस रद्द हुआ, तो क्यों हुआ है? क्या कुछ फ्रॉड हुआ था या कुछ और रीज़न है? देखिए, किर्गिस्तान का जो ये न्यूज़ है बिल्कुल सही है। किर्गिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऑडिट किया। ऑडिट में उन्होंने ये चेक किया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लेबोरेटरी कैसा है, फैकल्टीज़ कैसी हैं, उनका हॉस्पिटल जो है वो कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक्रेडिटेशन 6 साल का दिया है, और उसका नंबर अगर सुनेंगे, तादाद सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसी सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ है जिसको 6 साल का एक्रेडिटेशन मिला है। सिर्फ 4? सिर्फ 4 को। बाकी 7 जो है यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एक्रेडिटेशन मिला है कि ठीक है अभी दे रहे हैं और ये इम्प्रूवमेंट तुम कर लो, नेक्स्ट ईयर फिर से आपका ऑडिट होगा। उसके बाद जो है डिसाइड करेगी गवर्नमेंट कि उसका एक्रेडिटेशन जो है वो एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। और 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वहाँ के रूल के हिसाब से ऑडिट से बाहर है, मतलब कि वो थोड़ी सी हाई लेवल की है, जिसमें जैसे एक एग्जाम्पल के लिए किर्गिज़ रशियन यूनिवर्सिटी, तो वो रशिया और किर्गिस्तान दोनों की गवर्नमेंट मिलकर के चलाती है, तो इस वजह से वो ये ऑडिट से बाहर थी। तो वो 3 और ये 4, सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 साल के लिए उनके पास एक्रेडिटेशन है, अदरवाइज़ किसी के पास नहीं है। 13 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसका अप्लाई करने के बाद मतलब ऑडिट होने के बाद उनका जो है एक्रेडिटेशन कैंसिल हो गया। बाकी यूनिवर्सिटी ऑडिट में पार्टिसिपेट ही नहीं की। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर इतनी फोकस्ड है कि ऑडिट करके और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सही है और कौन सी गलत है वो बताती है। अब ज़रूरत क्या है कि अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो अभी मैं मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा हैरत भी होता है कि भाई जब ये यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन ही कैंसिल हो गया, उसके बाद भी हमारे हिंदुस्तानी भाई अपने मुल्क के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। और अगर उनसे ये पूछा, जब सवाल किया जाता है कि भाई इनका तो एक्रेडिटेशन कैंसिल हो गया, तो उनका जवाब क्या होता है, अरे आप टेंशन मत लीजिए, बस 15 दिन बाद जो है उसका हो जाएगा। तो पेरेंट्स से, बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, सबसे पहले आज पब्लिक डोमेन के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप सबसे पहले तफ्तीश कर लें, चेक कर लें कि कौन सी वैलिड है, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है, उसके बाद ही आप फैसला लें। अच्छा आले नबी साहब, ये जो कंसल्टेंसी का काम है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, कंपनी है, लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है, फ्रेब हो जाता है। यहाँ से फ़ीस लेते हैं उनसे और वहाँ जमा नहीं करते हैं। कई मरतबा उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, कई मरतबा बताया जाता है कोई और कॉलेज मिलता है, कोई और कॉलेज जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये क्या चल रहा है मार्केट में? देखिए, ये
आपका जो मुताला है आपने बहुत गहराई के साथ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, तो ये अप्रिशिएबल है। देखिए क्या होता है कि हम लोग आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बस मैं सिंपल बता दूं कि कोई भी जो काउंसलर है, काउंसलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपका सिचुएशन, आपका बजट, आपका ड्रीम, इन तीनों चीज़ों को एक साथ रख करके आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो सजेस्ट करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो उनका जो काउंसलिंग चार्ज या कंसल्टेंसी चार्ज एक फिक्स अमाउंट है, उसको लेने का हकदार कंसल्टेंट है, और सिर्फ वही अमाउंट जो कंसल्टेंसी चार्ज या काउंसलिंग चार्ज है। इसके अलावा गलती कहाँ पे होती है वो मैं बताता हूँ कि किसी ने किसी बच्चे से कह दिया कि ठीक है बेटा, मैं एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा दूंगा, आप मुझे मतलब कि इतना अमाउंट दे दो, और वो आंख बंद करके दे देते हैं। ठीक है, जो कि आपका एडमिशन लेटर आ गया, एडमिशन लेटर आने के बाद कई जगह पे आपका रिटन एग्ज़ाम है, जैसे रशिया है, ठीक है, तो रशियन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद वहाँ से रेक्टर ऑर्डर या मिनिस्ट्री ऑर्डर आया, ठीक है, जिसको फाइनल एडमिशन लेटर कह सकते हैं। उसके बाद आपको उस लेटर के ऊपर यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट नंबर रहता है। आपको ट्यूशन फी जो डिपॉजिट करना है उस अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अगर किसी वजह से आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो अमाउंट अपने साथ लेकर के जाए, बच्चा अपने साथ लेकर के जाए और वहाँ यूनिवर्सिटी काउंटर पे डिपॉजिट करके वहाँ पे इससे रिसिप्ट ले। अब दूसरे अखराजात जैसे मेस, हॉस्टल, जब बच्चा यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है तो जो हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल है या प्राइवेट हॉस्टल है, उनको पैसा दे और साथ में रिसिप्ट ले। जो मेस चला रहे हैं लोग, उनको पैसा दे, रिसिप्ट ले। कोई भी वादा कर दे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बल्क में इकट्ठा पैसा किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी काउंसलर को ना दे। आंख बंद करके यकीन करना लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं, गलत साबित होता है। तो इसलिए आंख बंद करके बिल्कुल यकीन ना करें, और इसके ऊपर कभी कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमारी टीम अवेलेबल है, आप कभी भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो आले नबी साहब के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि आप यूडोहॉक के वर्ल्ड वाइड के ज़िम्मेदार हैं, डायरेक्टर हैं, और आपका भी काम है बतौर काउंसलर लोगों को गाइड करना, काउंसलिंग करना और बताना कि आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इन्होंने एडमिशन भी कराया है, इनका काम अच्छा है, मैं जानता हूँ। तो अगर आप बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल MBBS अब्रॉड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, और कई शहरों में आपके ऑफिस भी है, जैसे दिल्ली में है, पटना में है, लखनऊ में है, और भोपाल में है। तो 4 शहरों में बाज़ाब्ता ऑफिस है, और सैकड़ों स्टूडेंट्स का इन्होंने अब तक एडमिशन करा रखा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इनकी कंसल्टेंसी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इनकी सर्विस ले सकते हैं। आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा देश, कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरह कुछ और एक्सपर्ट से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको बताते रहेंगे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका ख्वाब है डॉक्टर बनकर कौम की, कम्युनिटी की, इंसानों की सेवा करने का, और आपका बजट इंडिया में अलाउ नहीं करता है, तो बाहर कहाँ आप जा सकते हैं, कौन सा देश आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया आले नबी साहब, बहुत आपने अपना वक्त दिया और बताया हमें।